नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है नीर के पंछी। दिन के 3 बजने को थे। फाइलों पर झुकी झुकी काम करती हुई सुनीता थक कर निढाल हो चुकी थी। उसने पेन को बंद कर एक तरफ रख दिया, बंद कर बैठ गई। हाथों के साथ साथ जैसे उनकी आंखों ने भी काम करने से इनकार कर दिया हो। 6 घंटों तक लगातार फाइलों में दर्ज अकाउंट्स को चेक करते करते उसकी समझ में यह नहीं आ पा रहा था कि फाइनल चेकिंग के बावजूद भी उनमें इतनी सारी गलतियां कैसे रह गई। वे त्रुटियां उसकी पैनी निगाहों से किसी भी तरह से बच नहीं पा रही थी। बैंक के इस उच्च पद पर आसीन हुई सुनीता को 10 वर्ष हो गए। इस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए बैंक की परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके लिए इतनी कठिन बात न थी जितनी कि पुरुष सहकर्मियों की कलुषित मानसिकता के बीच अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना। आज नारी शिक्षा, नारी पुरुष समानता पर कितने भाषण, नारी और लेख अपनी बुलंदियों पर छाए हुए हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? आज भी पुरुष की मानसिकता क्या है? वह या उसके समान के कार्य करने वाली महिलाएं ही यह अधिक समझ सकती है। क्या घर, क्या बाहर, कहीं भी तो स्थिति भिन्न नहीं है। यह बात आज भी उसकी समझ में नहीं आ पा रही है। मल्होत्रा की शर्मा के व्यंग बाण आज भी उसके कानों में जब तक गूंजने लगते हैं। सुनीता के प्रमोशन की खबर लगते ही मल्होत्रा ने पान की पीक उगलकर शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अब तो सब जगह इंदिरा गांधी ही छाने वाली है। प्रति उत्तर में शर्मा ने भी सिगरेट सुलगाकर अश्लील भाव से भरकर कहा था, अब तो अपने हिस्से में रोटियां सेकने का काम ही रह गया है समझो। उनके उन घटिया संवादों को सुनकर वह कटकर ही रह गई थी। दूषित मानसिकता को इतनी जल्दी बदलना भी तो सरल नहीं होता। सुनीता ने बेल बजाई। चपरासी को एक प्याली चाय लाने को कहकर वह विचारों में खोने लगी। मल्होत्रा और शर्मा उसके चरित्र पर आरोप लगाने से भी नहीं चुके थे। उन्होंने कैसी कैसी बातें फैलाई थी। बॉस को खुश करने की कला काश हमें भी आती, काश खुदा ने हमें भी ऐसा कमसीन नारी बनाया होता। अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा के साथ साथ सुनीता ने उसे चुनौती को भी संभाला। यह उसकी उत्तरोत्तर सफलता ने आज सिद्ध कर दिया। चपरासी चाय के साथ साथ एक स्लिप लेकर अंदर आया। आगंतुका के कॉलम में सासू माँ का नाम पढ़कर सहसा ही उसे विश्वास नहीं हो पाया। सवालों के सैकड़ों फन उसके मस्तिष्क में फैले डंक मारने लगे। आज 10 वर्ष बाद सासू माँ का इस तरह अचानक उसके ऑफिस में आना और अंदर के जज्बातों को सहज बनाते हुए उसने चपरासी से कहा, उन्हें अंदर भेजो और हाँ, एक प्याली चाय और कुछ नाश्ता भी भेज देना। सुनो, यह दरवाजे का पर्दा अच्छी तरह से लगा कर जाना। सुनीता को लगने लगा कहीं मल्होत्रा और शर्मा की 2 जोड़ी आंखें उसकी गतिविधि की टोह न ले रही हो। जो चूर्ण के साथ दरवाज़ा खुला, सुनीता उन्हें देखते ही चौंक पड़ी। माँ जी, आप? 10 वर्ष का अंतराल जैसे उन्हें 20-25 वर्ष आगे खींच लाया हो। दुर्बल काया आगे की ओर कमान की तरह झुक आई थी। चेहरा स्याह और झुर्रियों से भर गया था। केस सन की तरह सफ़ेद लगभग झड़ चुके थे। चेहरे के दयाहीन भाव, अधमैले साधारण वस्त्र जो उनकी व्यथा कथा स्वयं ही कह रहे थे। सासू माँ का अचानक ऑफिस में इस तरह से
बिना किसी पूर्व सूचना के चले आना उसे अटपटा लगने लगा। उसने सीट से उठकर उनका अभिवादन किया। वह उनकी कुशल क्षेम पूछने को ही थी कि वे इधर उधर चोर निगाहों से देख खिड़की दरवाजे पर बड़े पर्दे को देख आश्वस्त हो याचित स्वर में कहने लगी, बहुत आस लेकर आई हूँ बहू तेरे दरवाजे पे। तेरे ससुर की जीवन और मेरी लाज अब तेरे हाथ में है। सासू माँ का गला भर्रा आया। एक ही सांस में वे अपने 3 वर्षों से चले आ रहे दुर्दिनों की कहानी कह गई। आज 3 बरस हो गए तेरे ससुर को टीबी हुए। एक फेफड़ा तो बिल्कुल खराब ही हो गया और दूसरे के लिए डॉक्टर ऑपरेशन को बोलते हैं। 5,000 का खर्चा है। सारे जेवर नकदी बीमारी की भेंट चढ़ गई। वे अपनी सुनी कलाइयाँ दिखाकर सुबकने लगी। सब ठीक हो जाएगा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुनीता उन्हें ढाढ़स बंधाने लगी। किस मुंह से बताती? जिस घर की लक्ष्मी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया हो उसके दरवाजे। सासू माँ की आवाज़ आंसुओं में भीगी होने के साथ साथ पश्चाताप से भरी हुई थी। रेखा और सुधीर कैसे है? उसने पूछा। कुछ न पूछो बहू। रेखा तो सारे समाज में मुंह काला करके चली गई। भेजा था कॉलेज पढ़ने और वे फिर आंसू बहाने लगी। उसने जीवन के विषय में यह जानना चाहा कि उसके अंदरूनी मन ने पति के बारे में उन्हें अधिक कुरेदना ठीक न समझा। सुनीता की आर्थिक स्थिति इन दिनों सुदृढ़ थी। उसने तुरंत ही 7,000 रुपये का चेक काटकर चपरासी से रकम लाने को आदेश दिया। उधर कुर्सी पर बैठी हुई सासू माँ जैसे पश्चाताप की आग में भस्मीभूत हुए जा रही थी। आज वे बहू से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सुधा को उन पर तरस आने लगा। वह उन्हें फिर से धीरज बांधने लगी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। 84 रुपये ले आया था। सुनीता ने वे रुपये उन्हें थमा दिए। और भी ज़रूरत हो तो आकर ले ले। सासू माँ साड़ी के छोर से आंखें पोंछने लगी। सुनीता ने ड्राइवर को बुलवाकर उन्हें घर छोड़ने का आदेश दिए। सासू माँ उसके ऑफिस से चल दी थी। सुनीता फिर से अपने एकाकी जीवन में सिमट आई। उनकी उपस्थिति ने उसके सारे घाव हरे कर दिए थे। उसके आगे उसका सारा अतीत उजागर होने लगा। रुपया रुपया रुपया, रुपया ही सारे सामाजिक रिश्तों का जड़। रुपया सारे मानवीय संबंधों की धुरी। रुपया ही सारे आत्मीय संबंधों का गठबंधन। रुपया है तो सारे बिखरे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। रुपये का खनखनाता स्वर सुनीता अपने इर्द गिर्द समूचे अस्तित्व के साथ महसूस करने लगी। इस रुपये के भीतर कितनी की चित्कारें, रुदन, कारुणिक प्रसंग भी उससे जुड़े हुए थे। यह सब जैसे एक एक करके उसके सामने सजीव ही होने लगे। रुपये के अभाव में ही तो माँ दवा ना मिलने से इस दुनिया से और समय ही तिल तिल कर मर गई थी। वह तो जाते जाते मानो पिताजी को भी जैसे अपने साथ ही चलने का निमंत्रण दे गई थी। पिताजी भी 2 महीने बाद हृदयाघात से ईश्वर को प्यारे हो गए थे। चाचा चाची ने ही तब अपने 3 बच्चों के साथ साथ उसके भी 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी का भार वहन किया था। चाची बढ़े हुए खर्चे और काम को देख झुंझला कर जब तक क्रोध में कह बैठी, अपना परिवार छोटा रखने से क्या फ़ायदा हुआ जब 3 बिना मांगे ही भगवान ने और भी भेज दिए। ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। उनके कथन में जैसे क्रोध और घृणा का सैलाब और उनके मन की भड़ास को उड़ेल देता।
सुनीता दिन भर घर के कामकाज में चाची का हाथ बटाती। वह छोटे भाई बहन को संभालती। बचे खुचे समय में ही जो भी पुस्तक लेकर बैठती तो आधा पृष्ठ पढ़ते न पढ़ते वह निद्रा के आगोश में चली जाती। चाचा चाची अब जल्द से जल्द उसका विवाह कर अपने गुरुतर ऋण से उत्तीर्ण हो जाना चाहते थे, परंतु उस जैसी साधारण रूप रंग की लड़की की शिक्षा की कमी जैसे नीम चढ़े करेले जैसी कठिन परिश्रम के बाद आखिर चाचा ने जीवन को ढूंढ ही लिया था। उसके पूरे परिवार को जैसे लड़की की आवश्यकता थी, रूखा सूखा खाकर भी वह घर का सारा काम खुशी से करेगी। ससुराल वाले के चार बोलों को भी इसलिए हंसकर सहेगी क्योंकि शिकायतें सुनने वाला भी उसका इस संसार में कोई नहीं है। चाचा ने विशेषता बताई थी। आनन फानन में चट मंगनी पड़ ब्याह की बात तय हो गई थी। उसके ससुर को मालूम था कि उसके स्वर्गीय पिताजी की जायदाद का काफ़ी हिस्सा बेटी के नाम होगा, और भला चाचा चाची चाचा भतीजी का हक क्यों मारने लगे। परंतु उनका भ्रम बड़ी निर्ममता से उस समय टूट गया जब बारात ऐन वक्त पर दरवाजे पर आके खड़ी हो गई थी। लेन देन के ऊपर अच्छा खासा विवाद ही छिड़ गया था। ससुर जी बार बार बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहे थे। चाचा उनके पांव पड़े गिड़गिड़ा रहे थे। विवाह की भाग दौड़ और कोलाहल के बीच चाचा के कुछ अस्पष्ट शब्द उसके कान में पड़े थे। देखिए समधी जी, मेरी हैसियत इससे अधिक नहीं है। सुनीता जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। साक्षात लक्ष्मी है। वह आप लोगों को किसी तरह का कष्ट न होने देगी। जिस दिन भी इसे शिकायत का मौका मिलेगा आपसे पहले ही मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। काश चाचा चाची उस दिन से पहले ही उसकी गर्दन मरोड़ देते तो शायद इस तरह वह मर मर के न जीना पड़ता। ससुराल में सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक घर का सारा काम निपटाते सुनीता चूर हो जाती थी। कई बार बुखार होने पर भी वह चुपचाप इसलिए काम निपटाती जाती कि सासू माँ बेरोजगार पति जीवन का क्रोध भी उसी पर उड़ने लगी। एक ओर कठोर श्रम और दूसरी ओर पौष्टिक भोजन का अभाव। ससुराल में उसे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े रहते। दूध और फल की कल्पना तो जैसे आकाश कुसुम के समान थी। कई बार जीवन को उसके ऊपर करुणा भी उपजी थी, परंतु बेरोजगार पति कुछ भी करने में असमर्थ अपनी हीन भावना और निराशा को किसी न किसी रूप में झल्लाकर उसके सामने व्यक्त करता। सासू माँ ईश्वर भक्ति में अगाध विश्वास था। उनका विश्वास था कि जीवन में सभी काम ईश्वर की कृपा से ही पूरे होंगे। जीवन की जब नौकरी लगती तो इष्ट देव की कृपा बनती है। जीवन में जब नौकरी लगती तो इष्ट देव की कृपा मानती और छूट जाती तो उसे कुलच्छनी सुनीता के ऐसे अभागे पाव कहकर सारा दोष उसके सिर पर मढ़ देती थी। कई बार मूक पशु की तरह सब कुछ सहती सहती अंत में सुनीता का धीरज चुकने लगा था, परंतु वह शिकायत भी करती तो किससे। बेरोजगार दब्बू पति जीवन निर्दोष मात्र सबकी निगाहों में अपने को ऊंचा दिखाने की भावना से आक्रांत वह उसी पर सारा दोषारोपण कर बैठता था। रेखा कॉलेज जाने लगी थी सो उसके नखरे कुछ अलग ही किस्म के थे। वह अशिक्षित माँ और अर्ध शिक्षित भाभी पर अपना शिक्षा का झूठा अहंकार जतलाकर नित्य नए फैशन की मांग किया करती। उसका ध्यान पढ़ाई से अधिक अपने ही बनाव श्रृंगार पर रहने लगा था। उम्र का भी यही तकाजा है, कहकर सासू माँ उसकी तरफदारी करने लगती, परंतु छुप छुप कर ब्यूटी पार्लर जाने लगी और नख सिख श्रृंगार के लिए वह जुगाड़ बिठाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती थी, इस ओर किसी का भी ध्यान न था। एक दिन एकांत पाकर पड़ोस की कौशल्या काकी ने कहा, शाम 7 बजे
झूठ-फूट में पड़ोस के मोहन के साथ देख लेना। रमा से दोस्ती भी इसी मतलब से रखी है रेखा ने। सुनीता तो शून्य पड़ने लगी थी। उसका मन हुआ था कि जीवन से कहकर उन्हें आगाह करे, लेकिन परिणाम जानकर वह चुप लगा बैठी। अकर्मण्य जीवन अंत में रेखा के ऊपर चढ़ा क्रोध भी उसी के ऊपर ही निकलेगा। लेकिन राज अधिक दिन तक राज न रह पाया। एक दिन मोहन की माँ सड़क पर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, अच्छे चालाक निकले तुम सब। दहेज में पाई रोकड़ भी न खर्च करना पड़े, इसलिए फांस लिया मेरे सीधे साधे सुशील बेटे को। परंतु मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं जो एक भी चलने दूँ उसकी। और वह न जाने कितने देर तक अपशब्द से उनके परिवार वालों को लानत मलानत भेजती रहती थी। उस समय सुनीता को अकारण ही दोषी मान नितांत अकेली कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यह कह रही थी कि बूढ़ी लाचार बेबस माँ ने बेटी पर ध्यान नहीं दिया था तो घर की जवान बहू ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्या। और जीवन की बेरोजगार होने का दोष, सुधीर के आवारागर्द होने का क्रोध, रेखा का कहीं विवाह न होने पाने का आक्रोश, गाये बगाहे किसी न किसी रूप में सुनीता के ऊपर ही निकलता था। दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत थी जिसके ऊपर हो रहे उस अन्याय अनाचार को देख मानो वह चुप रहती थी, क्योंकि जिस पति रूपी पुरुष को उसने संबल माना था वह कोई दीमक खाया हुआ खोखला सूखा निर्जीव और दरख्त था। उसे यदि वह और अधिक थामे रहती तो उसके नीचे दब कर दम तोड़ते देर नहीं लगती। हाँ, उस दिन की घटना ने तो मानो सब कुछ हिलाकर ही रख दिया। चाची की दोनों बेटियां उस दिन सुनीता से मिलने आई हुई थी। वह उनके लिए चाय बनने लगी थी। जीवन सामने की दुकान से कुछ बिस्कुट खरीद लाया। सासू माँ जीवन के सामने सामान्य बनी रही थी, परंतु उसके जाते ही वह रणचंडी का रूप धारण कर बैठी थी। बात कुछ भी तो न थी, बस वह छत पर उन्हें भोजन के लिए कहने गई थी। अत्यंत विनम्र स्वर में उसने कहा, माँ जी नीचे चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। खाना 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 मुझे खिलाने आई है या मुझे ही खाने आई है? अरे खिला अपने उन लघु मनुखों को जो इस घर में खाने के बहाने घुसे चले आते हैं। बड़ा रोकर धर गया है, रो धोकर गया है ना तेरा बाप जो सासू माँ को दहाड़े मार मार कर वही बीज बमन करने लगती थी। कितना अरमान था जीवन का, अमीर घर में ब्याह होगा, दहेज में घर भर जाएगा, घर से दलिद्र दूर होंगे। वे जोर का फुक्का मारकर रो पड़ी। सासू माँ उस नाटक पर सभी परिजन उन्हें संभालने लगते थे। सबकी सहानुभूति उनके साथ थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था। सुनीता ने खाया भी या नहीं इसकी चिंता किसी को भी नहीं थी। उस दिन सुनीता ने स्वयं को नितांत अकेला और अत्यंत असहाय अवस्था में महसूस किया था। एक कप चाय न होकर वह पूरे परिवार के लिए विष ही बन गई थी और उसके लिए अभिशाप। वह घंटों अकेली ही छत पर बैठी रोती रही थी। दिवंगत माता पिता की भी उसी समय उसे याद आने लगी थी। विवस्ता की मूर्ति बने चाचा भी याद हो आए थे। उसे स्त्रियों के बीच रोते बिलखती हुई चाची की भी याद आई थी। उसे याद आने लगा था अपना निर्धन जर्जर कष्टप्रद बचपन। उदासी में डूबी छत पर बहुत देर तक बैठी रही। वह नीचे सड़कों पर आने जाने वालों को देखती रही थी। उसके सामने पुरुष ही नहीं महिलाएं भी
स्कूटर गाड़ी चलाते फर फर से निकल जाते। उसकी स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो आई, उसकी आत्मा ने उससे पूछा था। दयनीय शब्द बार बार उसके हृदय मस्तिष्क पर झनता होने लगा था। आखिर वही क्यों इतना दयनीय है? क्या अपनी इस स्थिति के लिए वह स्वयं तो उत्तरदायी नहीं? यदि आज वह उच्च शिक्षित होती तो आर्थिक रूप से संपन्न, तो कौन उसका अपमान करता? मुझे कुछ करना चाहिए। स्वयं के पैरों पर खड़ी मुझे आत्मनिर्भर बनना है। इस प्रकार मर मर कर मैं और कैसे अधिक नहीं जी सकती, सोचती रहती थी। एक दिन सुनीता ने अपने सोने की 2 चूड़ियाँ, जो उसकी माँ की अंतिम निशानी थी, जीवन को सौंपते हुए कहा था, इन्हें बाजार में बेचकर मेरे लिए कोर्स की पुस्तक खरीद लाओ, मैं अब आगे पढ़ूंगी। यह बात घर में आग की तरह फैल गई थी। सासू माँ ने जमकर उसकी पढ़ाई का विरोध किया था। अरे इतना ही पढ़ने लिखने का शौक था तो माँ बाप के घर क्यों नहीं पढ़कर आ गई? ये पढ़ेगी तो क्या घर का काम हम लोग करेंगे? पढ़ लिख कर अफसरानी बनेगी क्या? हम लोगों पर हुकूमत करेगी, रुबाब झाड़ेगी। न जाने किन किन अपशब्दों, उलझनों और तानों के बीच आंसुओं का नैवेद्य चढ़ा चढ़ा कर उसने माँ सरस्वती की आराधना की थी। कठोर श्रम, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प उसके लक्ष्य को उत्तरोत्तर से दृढ़ बनाते चले गए थे। तब सुनीता प्रगति के सोपानों पर उत्तरोत्तर चढ़ती गई और आज वह इस ऊंचे ओहदे पर आसीन है। दूसरे दिन सुनीता नित्य की भांति फिर से अपने कार्य में व्यस्त थी। संध्या के 4 बजे थे। बैंक का चपरासी उसके आगे एक पर्ची रख देता है। जीवन का नाम देखकर वह धक से रह गई। उसने आगंतुक को अपने पास बुलवा लिया। झिझकता हुआ दबे पांव जीवन सुनीता के पास चला आया। सुनीता को लगने लगा जैसे असमय ही बूढ़ा हो गया हो। तो क्या अब भी वह बेरोजगारी से जूझ रहा है? उसने कहीं दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया? किसी प्रकार उसने उसकी ओर फीकी मुस्कान फेंकी। कैसे हो? ठीक हूँ, जीवन का बुझा हुआ स्वर था। सुनीता ने चपरासी के लिए घंटी बजाते हुए जीवन से पूछा, पिताजी कैसे हैं? उन्हें कल शाम टीबी सैनिटोरियम में भर्ती करवा दिया गया है। जीवन ने बताया, कल तुमने माँ को जो चपरासी अंदर चलाया। सुनीता ने जीवन से, कुछ कॉफ़ी के साथ क्या लोगे? और क्या लोगे? कुछ नहीं। जीवन तो हीन भावना में डूबता ही जा रहा था। इन दिनों क्या कर रहे हो? बुक बाइंडिंग का काम। तुम्हारे लिए एक प्रिंटिंग प्रेस खोल दे? सुनीता मुस्कुरा दी। ये तुम कह रही हो? जीवन इसे अविश्वसनीय दृष्टि से देखने लगा। उससे आश्चर्य की क्या बात है? सुनीता उसे प्रोत्साहित करने लगी, इस पर गहराई से सोच लेना। कॉफ़ी आ गई थी। दोनों कॉफ़ी पीने लगे। जीवन की उस दयनीय दशा को देखकर सुनीता का मन पिघलता जा रहा था। अतीत में उसके साथ जो कुछ भी घटित होता रहा, उसमें जीवन का ही तो सारा दोष नहीं। सच तो यह है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ही उसे बुरे दिन झेलने पड़े थे। उस दिन जब उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ सौंपी थी, तो सारी रकम वह ईमानदारी के साथ उसे थमा गया था। क्या सोचने लगी? जीवन ने उसकी तंद्रा भंग की। सोचना क्या है जीवन? सुनीता गहरा उच्छ्वास भरा और समय और परिस्थितियों में हमें कहाँ कहाँ उड़ाती रही। मेरे विचार से तुम्हें प्रिंटिंग प्रेस खोल ही लेना चाहिए।
लेकिन उसके लिए एक बड़ी रकम, उसकी चिंता न करो। सुनीता उसे धैर्य बंधाने लगी। मैं बैंक से लोन ले लूँगी। जीवन चुप हो गया। वह तो पछतावे की आग में दहक रहा था। तभी सुनीता उसे अपनेपन में समझाने लगी। देखो जीवन, यह जरूरी नहीं है कि पति ही पत्नी का पालन पोषण करे। कमाऊ पत्नी भी तो पति की ही है ना। नहीं, सारे परिवार की परवरिश कर सकती है। ओह सुनीता, जीवन में आंसू ही भर आए। जीवन की आंखों में आंसू ही भर आए। उसे मालूम न था कि ऐसी कोई बात नहीं जीवन। सुनीता गंभीर हो आई। मैं भी इस एकांकी जीवन से बेहद तंग आ गई हूँ। मेरे पंख भी नीड़ के लिए फड़फड़ाते रहते हैं। सुनीता भी उसके आगे बर्फ सी पिघलती गई। संध्या के 5 बज चुके थे। सुनीता ने सीट से उठकर जीवन की ओर देखा। चले? चलो। जीवन भी कुर्सी से उठा। ऑफिस से निकलकर सुनीता अपनी कार के पास आ गई। उसने जीवन के लिए कार का अगला दरवाज़ा खोल दिया। जीवन के बैठने पर वह कार स्वयं ही चलाने लगी। जीवन ने पूछा, हम किधर जा रहे हैं? नीर की ओर। उसे देखकर मुस्कुरा दी। आखिर नीर के पंछी भी तो शाम घिरे उसी ओर उड़ा करते हैं ना। और वह सफ़ेद एम्बेसडर का कार सुनीता की ससुराल की दिशा में दौड़ने लगी। ये थी कहानी नीर के पंछी। सुनीता और जीवन की कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, ताकि मैं इससे भी बहुत अच्छी कहानी आपके सामने ले आऊं। ये मेरा रामेश है। इसे कहानी सुनना बहुत पसंद है और ये बहुत ध्यान लगा के मेरी कहानियों को सुनता है ना रामेश? सही बात है ना? सर हिलाओ। हाँ, और हिलाओ। रमेश आज ये पता नहीं इसको नींद ला रहा है, इसको ठंडा लग गया है। ठंडा लग गया रमेश। बैडमिंटन खेलने जाए। हाँ जाओ। रमेश
रामेश्वर को भूख लगा है आज। रामेश्वर